गस्त नंबर 1। सरकार बनाम शाजिया हाजिर हो, पेशकार ने सदा लगाई तो लेडीज पुलिस अहलकार ने हथकड़ी लगी। शाजिया को अदालत में ले जाकर कठारे में लाकर खड़ा कर दिया। शाजिया ने नजर उठाकर देखा तो सामने मौजूद कठारे में उसका देवर खड़ा था, जबकि हज भी अपनी कुर्सी पर विराजमान था। और कमरा अदालत में लेडीज पुलिस अहलकारों के साथ दोनों फरीकीन के वकला मौजूद थे। शाजिया परवीन एक ढलती उम्र की जाजिब नजर औरत थी। कद 5 फुट 8 इंच, आंखें काली, रंगत सफेद, वजन सितर कलो, बाहें हाथ पर जख्म का निशान। वो मालूमात जो उसको पुली रत्ते हुए उसका मुलाहजा करते हुए जमा की थीं। शाजिया पर उसके शोहर को कत्ल करने का इल्जाम था। शाजिया के साथ पुलिस ने एक जवान लड़के को भी पेश किया था। नाम था उसका फैसल हमीद। कद 5 फुट 9 इंच, रंगत गंदमी, आंखें बराउन, दाई कान पर कटका निशान। पुलिस के मुताबिक शाजिया ने अपने मबीना आशना फैसल के साथ मिलकर अपने शोहर जब्बार को गला घूंट कर मारा। ये था इनके खिलाफ एफ.आई. इरहमीद के छोटे भाई साइद ने दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक उसकी भाभी शाजिया के फैसल के साथ नाजायज मरासिम थे। और एक दिन जब दोनों अपने बेडरूम में काबिल एतराज हालत में मौजूद थे, तो उसके भाई ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब उसने शाजिया से इस बाप से मालूम किया, तो उसने फैसल की मदद से हमीद को, जो एक दबला पतला धान पान जिस्म का शख्स था, गिला दब्बाकर मार दिया था, जिसका ऐनी शाहिद इस कहानी का रावी शाजिया का बेटा राखेल था, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा और ये सब फोन करके अपने चचा साइद को बता दिया। शाजिया ने हमीद को मारकर ये मशहूर कर दिया कि वो हार्ट अटैक से मर गया है। लेकिन जब साइद पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचा तो राहेल ने एक बार फिर से सारा वाकया इन लोगों को सुना दिया। शाजिया ने बहुत शोर किया कि राहेल झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। हमीद की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल वो कर दिया था और फैसल को भी उसी शाम इसके एक रिश्तेदार के घर से बरामद करके हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक मकतूल को गिला घूंट कर मारा गया था। उसकी गर्दन पर खून जमने का निशान था। शाजिया और राहिल पुलिस की तफ्तीश के सामने ज्यादा देर न टुक सके और सारी दास्तां खुलकर बयान कर दी। आज इस केस का फैसला होना बाकी था। जज ने एक नज़र मुल्जमान की जानिब देखा, फिर उसने शाजिया और राहिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस दोनों को लेकर जेल रवाना हो गई। शाजिया के चेहरे पर सजा सुनकर कोई खास परेशानी नहीं था, जबकि राहिल सजा सुनकर रोने लगा पड़ा। मेरा नाम राहिल है, कॉलेज के दूसरे साल में हूँ, मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ। क्यों अकलौता हूँ? इसका जवाब भी उस कहानी में आप जी को मिलेगा। मेरे वालिद नाम हमीद रोजगार के सिलसिले में बिरोन मलिक होते हैं। अम्मी का नाम शाजिया परवीन है, उम्र 40 के करीब है। एक ही बच्चा पैदा करने की वजह से उनके जस्मानी खुदू खाल और सेहत किसी जवान लड़की की तरह है। अबा शादी से पहले ही बाहर चले गए थे। शादी पर भी वो 1 माह ही यहाँ रहे। अब भी 2 साल में 1 माह के लिए आते हैं। अबू का एक ही भाई है, जिसका नाम साइद है। इसका इस शहर में अच्छा कारोबार है, जिसमें अबू का भी हिस्सा है। उम्मी के खानदान में उनके वालिदैन थे। कुछ अरसा पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। बहन भाई कोई है नहीं। असल में मेरे दादा और नाना आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया था। अबू एक शरीफ आदमी है। उम्मी के मुकाबले में वो काफ़ी कमज़ोर हैं। अलबत्ता नक्श प्यारे हैं। मैंने अब्बा के नक्श और उम्मी की सेहत ली थी। मेरा कच्छ फट से 1 इंच कम है। घर में रुपए पैसे की रेल पेल है। अबू साइद चा के साथ कारोबार से जो मुनाफा मिलता है, उससे हमारा घर चलता है। जबकि बाप अबू की कमाई से उन्होंने शहर में अच्छी जायदाद बना ली है। अम्मी को अबू ने ड्राइविंग सिखा दी है और एक अच्छे मॉडल की गाड़ी उम्मी के जेर इस्तेमाल रहती है। मैंने भी कॉलेज आकर ड्राइविंग सीख ली है, लेकिन कॉलेज आने जाने के लिए मोटरसाइकिल रखा हुआ है। गाड़ी ज़्यादा त्रामी के इस्तेमाल में रहती है। अम्मी मुकम्मल हाउस वाइफ हैं, जो माली आसूदगी और खुशहाली की वजह से उनकी चेहरे से लाली झलकती है। उन्होंने एक लेडीज जम ज्वाइन किया हुआ है, कॉलेज तक तालीम याफ्ता हैं। घर में काम के लिए एक अधेड़ उम्र मुलाजमा रखी हुई है, नायगी सौन कदिए से माँ की हुई है। अलबत्ता खाना खुद बनाती हैं। या दायसा ये कस्सा शुरू होता है इस वक्त से, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल ऑफ होने की वजह से मैं जल्दी घर आ गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर तपी हुई थी, हर सो धूप का आलम था। मैंने घर की बेल बजाई। अम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हमारी मुलाजमा सुबह जल्दी आकर 11 बजे तक काम करके घर चली जाती थी। इस वक्त अम्मी घर में अकेली होती थी। जब कुछ देर दरवाज़ा न खुला
तो मैंने दोबारा बेल दी। मैं धूप और गर्मी की वजह से पसीने से शराबो हो चुका था। ऊपर से बुखार की वजह से मजीद गर्मी लग रही थी। दूसरी बार बेल देने के 10 मिनट बाद उम्मी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर चौंक गईं। तुम जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, बुखार की वजह से छुट्टी लेकर आ गया। मैंने जब उम्मी की तरफ देखा तो उनकी हालत कुछ इस्त्री कए हुए, अच्छे ड्रेस, हल्का मेकअप और परफ्यूम लगाकर बन-ठन कर रहती थीं। लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल उसके ब्रॉक्स दिखाई दे रही थीं। उनके हर वक्त बने सनूरे बाल बरी तरह बिखरे हुए थे और कमीज भी सलोटों से पर थी। इनके होंठों पर लगी लिपस्टिक गायब थी, अलबत्ता कुछ निशान इनके गालों पर दिखाई दे रहे थे। वो नंगे पांव थी और मैंने जब गौर किया तो उन्होंने शलवार भी अल्टी पहनी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, उम्मी आप ठीक तो हो ना? ये क्या हालत बना रखी है? वो मैं नहाने जा रही थी, तुमने बेल दी तो जल्दी में बाहर आ गई वाशरूम से। अम्मी आपने शलवार भी अल्टी पहन रखी है। मैंने अंदर आकर उनकी शलवार की जानिब इशारा किया। ओहो हाँ, बताया तो है कि नहाने लगी थी। जल्दी में अल्टी पहनकर आ गई। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं नहा लूं। मैं अपने कमरे में जाकर बैग रखकर वॉशरूम घुस गया। अभी मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद ही किया था कि मुझे लगा शायद बाहर का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ हो। साथ ही किसी के 30-30 कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कौन आया है इस वक्त? जबकि उम्मी तो नहाने चली गई हैं, तो दरवाज़ा किसने खोला और बंद किया? इस उलझन में मुब्तला होकर मैंने फ्रेश होकर यूनिफॉर्म उतारा और बाहर आकर देखा कोई भी नहीं था। मैं उम्मी के बेडरूम में गया तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मेरी नज़र उम्मी के बेड पर पड़ी। बेड शीट बरी तरह बिखरी हुई थी। कमरे में अजीब से बो फैली किरे हुई थी जो मेरी समझ में बालातर थी। यकदम मुझे फ़ोन की बेल सुनाई दी। मैंने आवाज़ की समत देखा तो बेड की तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो सिरहाने के नीचे से मोबाइल की बेल बजने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सरहाना उठाकर देखा तो एक स्मार्टफोन पर अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। वो मोबाइल उम्मी का नहीं था, क्योंकि उम्मी का फ़ोन तो मैं पहचानता था। मैंने फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डार्लिंग मैं अपना फ़ोन जल्दी में तुम्हारे बेडरूम में भूल गया हूँ। जब राहिल चला जाए बाहर तो बता देना, उस नंबर पर फ़ोन करके आ जाऊंगा लेने। एक लड़का मेरी तरफ से फ़ोन रिसीव करते ही बोलता चला गया। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। मैंने उसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक फ़ोन का पैटर्न लॉक हो चुका था। अभी मैं वहां खड़े फ़ोन हाथ में उठाए खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करूं कि एकदम वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उम्मी बाहर निकली। वो नहा चुकी थीं और अपना ड्रेस बदलकर बाहर आ रही थीं कि मुझे वहां देखकर बोले, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, उम्मी अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था? जब मैं वॉशरूम में था मैंने देखा। मेरी बात सुन करामी का रंग एकदम फक हो गया और वो घबरा गईं। फिर संभल कर बोलें को, कोई नहीं, कोई भी तो नहीं, वैसे ही तुम्हें बुखार की वजह से दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। जबकि उम्मी झूठ बोल रही थी। कोई तो था जिसके जाने के बाद उम्मी ने दरवाज़ा बंद किया, जो अपना मोबाइल जल्दी में उम्मी के बेड के सरहाने के नीचे भूल गया था। मैंने कहा, अगर कोई गया नहीं था तो ये मोबाइल किसका है जो यहाँ भूल गया है और अभी उसने कॉल करके ये बात की है? मैंने उम्मी को सारी बात बता दी। मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था और मेरे पास भी मोबाइल था। इंटरनेट की वजह से सब जानता था। बहुत फिल्में देख देख कर मैं सब जानता था। जब मैं घर में गई कि दाखिल हुआ था तो उम्मी की हालत देखकर कुछ अंदाजा तो हो गया था थीता मुझे कि क्या चक्कर है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो नहाने लगी थी, जब मैंने बेल दी तो मैंने अपना ख्याल झटक दिया। अपनी ही सगी उम्मी के बारे में ऐसा ख्याल करना मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 30 कदमों की आवाज़ और अब उस फ़ोन कॉल ने सब समझा दिया था। उम्मी किसी यार के साथ रंग रलियों में मसरूफ़ थीं जब मैंने पहली बेल दी। इन लोगों को फरी होने में कुछ वक्त लग गया। इस दौरान मैंने दूसरी बेल दी तो उम्मी जल्दी में अलेटी शलवार पहनकर बाहर गेट खोलने चल दें। ये था सारा किस्सा, जिसकी बाद में उम्मी ने तस्दीक कर दी। मेरी बात सुनकर उम्मी ने अपना सिर झुका लिया और कुछ न बोली। मैंने कहा, बताएं ये किसका फ़ोन है और कौन था वो जो मेरे वॉशरूम में जाने के बाद तेज़ी से बाहर निकला और अपना फ़ोन यहाँ भूल गया? किसके साथ आप रंग रलियां मिला रही थीं? जल्दी बोलें, वरना ये सब मैं अबू को बता दूंगा और चाको भी। असल में चचा के
साथ मेरी बहुत बनती थी। अबू के ना होने की वजह से मैं उनके ऑफिस भी चला जाता था और घर भी चुची, और उनके बच्चों से मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी जो मेरे ही स्कूल में छोटी जमातों में पढ़ते थे। अम्मी सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने दोबारा कहा, उम्मी बताए ना। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और बोले, मैं तुम में सब बता दूंगी, तुम प्लीज किसी को मत कुछ बताना। वो मेरे करीब आईं और मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और बोलने लगी, तुम अब जवान हो गए हो, यकीना मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते हो। मैं एक जवान औरत हूँ, तुम्हारे अबू तो 2 साल बाद सिर्फ 1 माह के लिए आते हैं, और उस दौरान भी वो मुझे कोई जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं। मज़ीद देखें किस्त नंबर 2 में। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।